नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। इकोनॉमिक्स का चौथा लेक्चर है ये। इससे पहले 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में राष्ट्रीय आय को पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। उसको जाके आप लोग देखोगे तो अच्छा रहेगा। रिस्पॉन्स सही नहीं मिला था, एक थोड़ा सा एक होता है। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं वो बता दूँ। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा, आप लोगों को बड़ा लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है। गरीबी पढ़ेंगे हम लोग, ओके। और क्या पढ़ेंगे तो, और इसमें असमानता को भी मैं आज इंक्लूड कर दूंगा, ओके। असमानता में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग लॉरेंज वक्र, क्रुजनेत्स वक्र, गिनी गुणांक को भी पढ़ेंगे। गिनी गुणांक जो होता है लॉरेंज वक्र का ही गणितीय फॉर्मूला होता है, मतलब क्या बोले, गणितीय रूप से लॉरेंज वक्र में जब हम असमानता निकालते वही होता है गिनी गुणांक, ओके। सबसे पहले हम देखें गरीबी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे क्या गरीबी फाइंड किया जाता है। आप ही मुझे बताओ। चलो, आपको एक टास्क दिया गया कि आप अपने मोहल्ले में गरीब आदमी को ढूंढिए। आप कोई तो क्राइटेरिया बनाएंगे ना। आप क्या क्राइटेरिया बनाओगे कि मेरे मोहल्ले में मान लो 100 लोग रहते हैं, 100 में से 45% लोगों के पास पक्का मकान है ना। बाकी जो 55% हैं इनके पास पक्का मकान नहीं है, ओके। एक सेकंड रुक जाओ, एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, इनके पास पक्का मकान नहीं है। उसके बाद और क्या देखोगे कि इसमें से 100 में से कितने % ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के जल का व्यवस्था है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद देखो कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन उपलब्ध करा पाते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, गरीबी के लिए क्या बना रहे हो, एक क्राइटेरिया बना रहे हो कि जिसके पास पक्का मकान होगा उसको हम गरीबी में नहीं रखेंगे, जिसके पास गाड़ी होगी उसको हम गरीबी में नहीं रखेंगे। तो सोचो, एक मोहल्ले के लिए अगर आपको इतना सारा क्राइटेरिया बनाना पड़ता है तो हमारे देश की आबादी इतनी सारी है, पूरे देश स्तर पर गरीबी को फाइंड कैसे किया जाएगा बताओ। तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है ना, वो क्या आता है कि गरीब कौन है, ओके। तो सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ने, आपको पता है पिछला लेक्चर आपने देखा है, दादा भाई नेरोजी ने नेशनल इनकम निकाला था। उसमें उन्होंने कुछ गरीबी का बताया था कि इतना ना इतना रुपया होना चाहिए। हमें उस चीज़ पर नहीं जाना, वो हमारे एग्जाम का काम का नहीं है, ओके। उन्होंने कुछ इनकम बताए थे, उससे कम वाले को गरीब बताया था। सबसे पहला अगर हम देखें तो कब आएगा, सबसे पहला आता है कि फिर अगर हम देखें कि गरीबी में, तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी ना, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी थी, कब बनी थी, किसी को याद है कब बनाई गई थी? 1938 में। इसमें कौन कौन थे? इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे और नेहरू जी भी थे। इन्होंने किस आधार पर गरीबी को माना? तो इन्होंने बोला कि जिसको पोषण नहीं मिलेगा ना वो गरीब होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इन्होंने पोषण को आधार माना था। अब मैं आपको 2 शब्द समझाता हूँ। एक होता है गरीबी, दूसरा शब्द होता है भूखमरी। गरीबी का मतलब क्या होता है कि चलो ठीक है, इसको मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं ना वो भी नहीं मिल रहा होगा, मूलभूत आवश्यकता भी नहीं मिल पा रहा होगा। भूखमरी का मतलब क्या होता है? ये आदमी तो गरीबी से भी बदतर में जी रहा है, इसको भोजन तक नहीं मिल पा रहा। 1 मिनट रुक जाओ, दिख रहा होगा आप लोगों को, इतने में ही आज काम चलाना पड़ेगा, ओके। मतलब भूखमरी का मतलब ये हुआ कि इसको तो भोजन तक नहीं मिल पा रहा है, ये तो गरीबी से भी बदतर स्थिति है ना, है ना। तो ये गरीबी अलग होता है, भूखमरी अलग होता है। इन दोनों के डिफरेंस को भी समझना, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि कब मुख्य रूप से आया है, तो एक और आया था। कौन कौन सा मैंने बताया? अभी नेशनल प्लानिंग कमेटी पे पहुँचते हैं, दादा भाई नेहरू का बता दिया। तीसरा अगर मैं बताऊं तो बॉम्बे प्लान, नाम सुना है बॉम्बे प्लान का? कब आया है? 1944 में। देश के बहुत सारे उद्योगपतियों ने मिलकर भारत कैसे चलाया जाए आज़ादी के बाद ये प्लानिंग कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि 75 रुपये
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भी अगर नहीं होना आए, इसको हम क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हम आज़ाद हो गए हैं। 1944 के बाद हम क्या हो जाएंगे? हम आज़ाद हो जाएंगे। 1944 के बाद फिर हम क्या करेंगे? हम ढूंढेंगे कि देश में भाई गरीब कौन है। पहले ये चलो ढूंढ के आते हैं देश में कि देखें गरीब कौन है इस देश में। ओके, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि आगे की चीज़ें। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहला कब बना देश में गरीबी ढूंढने के लिए? 1962 में, 1962 ईस्वी में सबसे पहली बार कोशिश की गई। क्या बनाया गया? योजना आयोग विशेष समूह बनाया गया। ये आज डिस्को चल रहा है मेरे लाइट में। ओके, और इस योजना आयोग विशेष समूह ने क्या बोला पहली बार देश में? इसने पहली बार ना पोषण से हटकर किस चीज की बात की? व्यय की बात की। मतलब कि कौन कितना खर्च कर रहा है, इसके आधार पर इन्होंने गरीबी को तय किया। योजना आयोग के विशेष समूह ने। 1962 ईस्वी की कहानी सुना रहा हूं मैं। कहानी जैसे आप लोग सुनते जाना। ओके, नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, क्योंकि मैं इसका PDF अभी तो नहीं दूंगा आपको, कुछ दिनों बाद में दे दूंगा, है ना। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने रूरल एरिया के लिए अलग निकाला, R फॉर रूरल, और अर्बन एरिया के शहरी के लिए अलग निकाला। गांव के लिए अलग से इन्होंने क्या निकाला कि हाँ भाई, गांव में इतना आदमी अगर कोई इतना रुपया खर्च कर रहा है ना तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे, और अगर शहरी में इतना खर्च कर रहा है ना तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। इन्होंने क्या बोला? गांव में बोला कि 20 रुपये पर पर्सन पर मंथ व्यय। क्या बोला मैंने? 20 रुपये पर पर्सन पर महीना अगर खर्च कर रहा है गांव में तो ये आदमी गरीब नहीं होगा। शहरों के लिए हमने क्या बोला? 25 रुपये हमने बोल दिया। 1962 ईस्वी की कहानी सुना रहा हूं मैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, 20 रुपये 25 रुपये तय कर लेते हैं। कुछ सालों तक गरीबी यही चलता रहा कि हाँ भाई, 20 रुपये जो खर्च कर रहा है, जो 25 रुपये खर्च कर रहा है वही होगा। उसके बाद कहानी कब से शुरू हुई? 1971 ईस्वी में चलते हैं। फिर से इंदिरा गांधी जी सरकार चुन के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। इंदिरा गांधी के समय में क्या शुरू हुआ? इन्होंने बोला कि एक कमेटी बनाते हैं। पहला कमेटी आ रहा है। सारी समितियां मैं बनाऊंगा, मैं मेंस के हिसाब से भी बता रहा हूं और प्री के हिसाब से भी बता रहा हूं आपको। ओके, कमेटियां आपके प्री एग्जाम में खूब पूछेगा। समिति जितने भी बनी हैं और जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको इसको एक्सप्लेन करने को बोलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता ही रहा हूँ। कमेटी बताने के बाद मैं थोड़ा सा आपको गरीबी एक्सप्लेन करके बताऊँगा। कैसी दुविधा है ना, गरीबी भी एक्सप्लेन करनी पड़ रही है लोगों को। वैसे अच्छी बात है, हमें पता तो होना चाहिए ना कि गरीबी कौन है। लिखते समय तो हम अपनी इमोशनल चीज़ें तो नहीं लिख सकते ना, लिखते समय तो हमें सरकारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ओके, तो इन्होंने क्या, पहला कमेटी कौन सा बना? VM और N, रथ आयोग। VM रथ आयोग का नाम सुना होगा ना आपने। वही कमेटी पहली बार बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1971 ईस्वी में। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने तो अजब ही कर दिया। इन्होंने व्यय की जगह, देखो 1962 में व्यय किया था, इन्होंने फिर से भुखमरी पर ले आए हमें। इन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा करो जिसको ग्रामीण और शहरी दोनों के क्षेत्रों के लिए 2250 कैलोरी फिक्स कर दो। 2250 कैलोरी भी नहीं मिल रहा है, वो क्या होगा? वो गरीब होगा। लोगों ने पता है क्या बोला? कि तुम सब सठिया गए हो, ये गरीबी नहीं है, ये तो भूखमरी है भाई। अगर भरपेट खाना भी नहीं, 2250 कैलोरी भी उसको नहीं मिल रहा है तो ये गरीबी नहीं है, ये तो भूखमरी की स्थिति है। आप देश से भूखमरे लोगों की संख्या निकाल लो, गरीब लोगों की संख्या नहीं निकाल रहे हो। इससे कम में तो आदमी जीवित ही नहीं रह सकता, ये तो भूखमरी हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा आलोचना के बाद अगले साल ही, जैसे ही सरकार बदली, आप सबको पता होगा कब सरकार बदली है, तो 1979 के आसपास फिर से सरकार बदली। इन्होंने अलग समिति बना ली। बोला कि ये आदमी सही नहीं बोल रहा है, तुम ऐसा करो, तुम कुछ ढूंढ के लाओ कि गरीब किसको बोले। 1979 में अलग समिति बन गई भारत में।
ओके, लाइट को लेकर थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़। ओके, मुझे इसी के कारण दिक्कत के कारण मैं नहीं बना पा रहा था रेगुलर वीडियो इकोनॉमिक्स का। लाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, अलग समिति बनी 1979 में। अब चूंकि भुखमरी को लेकर, कैलोरी को लेकर बहुत ज़्यादा सरकार की आलोचना हुई थी, अलग समिति को बोला गया कुछ ढंग का करके लाना। इन्होंने बोला कि चलो रूरल में मैं आपको बताता हूँ और अर्बन में बताता हूँ। इन्होंने क्या बोला, 49 रुपये पर मंथ पर पर्सन व्यय कर लो। और शहरी के लिए क्या बोला, 54.64 पर मंथ पर पर्सन व्यय कर लो। जो इससे कम खर्च कर रहा है ना, वो क्या होगा, वो गरीब कहलाएगा। कुछ ही समितियां हैं, समितियों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। आप समितियों को इस तरह से याद रखना कि कब कौन सा फार्मूला आया, कितने का इन्होंने फार्मूला दिया था या गरीब ढूंढने का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलियम एग्जाम में बनते हैं। फिर मैं आपको गरीबी समझा दूंगा और असमानता को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, अब ये रिपोर्ट आ गई। सबसे पहले रथ आएगा, फिर अलग जी उस पर बैठ जाएंगे, उसके बाद हाथ में लकड़ी लेंगे। वो लकड़ी लेंगे का मतलब क्या हो गया, इस कमेटी से भी बात नहीं बनी। गरीबी मतलब फाइंड करना बड़ा ही कठिन काम होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। 130 करोड़ जनसंख्या में गरीब लोगों को ढूंढने कभी निकलो, फिर पता चलेगा आपको, है ना। लकड़ा वाला कमेटी बन गई। मैंने क्या बोला, रथ पर बैठ गए अलग जी और लकड़ी ले लिया हाथ में। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ बंधुओं, है ना। लकड़ा वाला कमेटी बन गई 1989 में। इसने क्या बोला, इसने रिपोर्ट कब दिया, 1993 में रिपोर्ट दिया है, ये भी पूछा है। इन्होंने बोला प्रत्येक राज्यों के लिए अलग अलग खर्च निर्धारित कर दिया, है ना। अलग अलग खर्च निर्धारित किया, एक तरह से सही ही किया। क्यों, क्योंकि राज्यों में उस समय तक रेट अलग अलग होते थे रहने के। अभी भी आप फील करो, पटना में आप रह रहे हो, आपके खर्च को देखो, और दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो आपके खर्च को देखो। दोनों कंपेयर करना, दोनों भारत का ही हिस्सा है और दोनों जगह रहना आप रह सकते हो। और वहाँ के खर्च को कंपेयर करोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख सकता है। आप इलाहाबाद में रहो और फिर पटना में रहो, उनके खर्च को कंपेयर करो। आप दरभंगा में रहो या मुजफ्फरपुर में रहो और पटना में रहो, उनके खर्च को कंपेयर करो, देखो तुरंत आपको दिखेगा अंतर। तो यही इन्होंने किया लकड़ावाला जी ने 1989 में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रूरल के लिए अलग दिया और अर्बन के लिए अलग दिया। इन्होंने रूरल के लिए बोला कि 205 रुपये पर मंथ पर पर्सन खर्च कर लो। एवरेज जो इन्होंने पूरे देश स्तर का दिया, और शहरों के लिए 281 रुपये का दिया था। ओके, 1989 ईस्वी में। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अगली समिति पर अब हम लोग चलते हैं। लकड़ावाला समिति का जो सुझाव था ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा, क्योंकि इसको लोगों ने सही माना, थोड़ा सा व्यवहारिक था ये। लकड़ावाला समिति का जो रिपोर्ट था ये थोड़ा सा व्यवहारिक लगा कि हाँ भाई, ऐसा मान सकते हैं कि हर राज्य के अलग ले सकते हैं और एक देश लेवल पर भी हम एक अलग से गरीबी का वो निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अगला है, तो ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई समय के बदलाव के साथ कि अब हमें गरीबी ढूंढने का अलग फार्मूला निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर पैमाना छोटा है तो ज़्यादा लोग शामिल होंगे ना। आप ही मुझे बताओ, मैं बोलूँ कि चलो भाई ऐसा करते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ कर देते हैं, उससे नीचे वाले सबको गरीब मान लेते हैं, कितना बड़ा पैमाना हो जाएगा। मतलब कि अगर पैसा ज़्यादा बड़ा होगा तो गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो हुआ क्या, जब ये सब विवाद चल रहा था कि गरीबी का फॉर्मूला बदला जाना चाहिए, तो 2009 ईस्वी के पास जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि हम गरीबी को अलग से पहले जांचेंगे, उसके बाद से हम उसके लिए योजनाएं बनाएंगे उसको ख़त्म करने के लिए। तो इन्होंने कौन सा समिति बनाया, इन्होंने सुरेश तेंदुलकर नामक समिति बनाया। ओके, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को आधार बनाओ, है ना। उपभोग को यानी कि व्यय को आधार बनाकर इन्होंने भी तय किया। अब नए वाला फॉर्मूला क्या आएगा रूरल और अर्बन के लिए, इन्होंने बोला कि 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति पर मंथ जो होता है
वो अगर खर्च करता है ना, या 33 रुपये प्रतिदिन हो गया लगभग में, 33 रुपये पर डे, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा गांव में। शहर के लिए कितना बोला इन्होंने? ओके, ये शहर के लिए था, ये शहर के लिए है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये अर्बन के लिए है। और ये रूरल के लिए इन्होंने कितना बोला? 816 रुपये। गाँव में 816 रुपये कोई प्रति व्यक्ति प्रति मंथ खर्च करता है, और शहर में अगर 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मंथ खर्च करता है तो वो गरीब में नहीं आएगा। यानी कि 5 लोगों की फैमिली है तो 5000 रुपये अगर पर मंथ खर्च कर रहा है तो गरीबी में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये बोला सुरेश तेंदुलकर जी ने। इस योजना ये सुरेश तेंदुलकर जी थे, इसके समय में UPA 2 के समय में बड़ा विवाद हुआ, और इनको बोला गया कि ऐसा करो भाई साहब, हम आपको ना भेजते हैं 1000 रुपये, आप रह के दिखाओ 1 महीना, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद क्या हुआ, तुरंत ही एक और अलग से समिति बनाई गई। कौन सी? समितियां ख़त्म करने के बाद हम लोग समझेंगे। साल था 2012 का। ओके, 2012 ईस्वी में हमने कौन सा बनाया? सी रंगराजन समिति। अब ये भाई साहब क्या बोलेंगे? इन्होंने भी वही चीज़ बोला, बस इन्होंने थोड़ा सा वो उठा दिया, रूरल का अलग दिया, अर्बन का अलग दिया। इन्होंने शहरी एरिया के लिए क्या बोला? रूरल शहरी हो गया, ये तो ग्रामीण हो गया रूरल, और अर्बन अर्बन क्या हो गया? शहरी हो गया। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, आप लोगों को भी होता होगा। तो इन्होंने ग्रामीण के लिए कितना बोला? 972 रुपये पर पर्सन पर माह खर्च। इसको याद रखना है आप लोगों को, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। पूछता है समितियों के बारे में, किस समिति ने कितना बोला था, ये सब चीज़ें। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और शहर के लिए कितना बोला? 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मंथ जो खर्च करेगा वो गरीब होगा, मतलब उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। बाकी इससे नीचे जो अगर कोई खर्च कर रहा है तो उसको हम गरीब मानेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब गरीबी एक्चुअली में होता क्या है, इसको थोड़ी देर हम लोग डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई गरीब कौन होता है। ओके, एक व्यक्ति है रेगनर नरकसे। रेगनर नरकसे, इन्होंने क्या बोला ये भाई साहब ने? इन्होंने बोला इस फॉर्मूले का अगर कोई समझ गया ना तो गरीबी समझ जाएगा। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कितने लोगों ने समझा है इस चीज़ को? एक लाइन में उन्होंने पूरा सागर भर दिया है, गागर में सागर भर दिया है उन्होंने, समझ रहे हो ना। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इसका मतलब क्या हुआ? अपने आस पड़ोस में देखना समझ जाओगे। कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या उसके बाल बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है। क्या उनका स्वास्थ्य ढंग का बना रहता है? बहुत मुश्किल होता है। क्या उनके घर अच्छे होते हैं जो आजकल के सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव को झेल सकें, इस तरह का घर? क्या उनके पास सामाजिक सुरक्षा होती है? सामाजिक सुरक्षा बोले तो बीमा या और कुछ सामाजिक सुरक्षा? नहीं। ये सब चीज़ें ही तो चाहिए होती हैं आपको समाज में अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए। अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, कल वो फिर ख़राब नौकरी करेगा, कल वो फिर ईंट के भट्टे पर नौकरी करेगा, कल उसके बच्चे फिर से काम करेंगे, बेगार करेंगे और वो नहीं उठ पाएंगे ऊपर। अच्छी स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो ढंग से शारीरिक मेहनत भी नहीं कर सकता है, तो किस तरह से काम करेगा? उसका घर नहीं होगा तो हो सकता है वो बिना घर के कहीं पर सड़क पर जीवन बिताए, तो वहाँ पर भी उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी? मतलब कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये एक दुष्चक्र होता है। इसीलिए कई बार क्या बोला था गरीबी को? ये एक चक्र होता है। मतलब पिता गरीब है, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बच्चे सही से नहीं पढ़ेंगे तो उसके बाद भी फिर वही गरीबी रहेगी। यानी कि गरीबी हम जो सिर्फ आर्थिक स्तर मान रहे हैं वो आर्थिक केवल नहीं है। गरीबी क्या है? अगर मैं एक परिभाषा दूं, आप लोगों को परिभाषा लिखना पड़ता है एग्जाम में, इसलिए मैं एक परिभाषा लिख रहा हूं आपको। क्या है कि ये एक सामाजिक
आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। गरीबी ये क्या है? ये परंपरागत अवधारणा है। नई अवधारणा में हम क्या बोलते हैं? अगर हम न्यू सोच लेके बोलें कि जिस व्यक्ति को शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पाए, जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य सही नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास गरिमापूर्वक जीवन व्यतीत करने का भी साधन उपलब्ध ना हो, वो आदमी क्या कहलाता है बंधुओं? वो आदमी गरीब कहलाता है। गरीबी समझ में आ गई? समझ में नहीं आई हो तो अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, आस पड़ोस में घूम लेना थोड़ा सा। कभी कभी घूमना भी चाहिए। एक घूमता हुआ व्यक्ति जो होता है वो सबसे अच्छा नोट्स होता है। नोट्स का मतलब डायरी है ना। खैर, ये सब तो डायलॉगबाजी कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम अपने फैक्ट पर आते हैं लौट के। कौन सा फैक्ट? गरीबी बात समझा दी मैंने। अब गरीबी कितने तरह के होते हैं इस पर चलते हैं, फिर हम लोग असमानता को डिस्कस करेंगे। ओके, आ जाओ। गरीबी, पेन छूट रहा हाथ से आज। पहला गरीबी कौन सा होता है? निरपेक्ष गरीबी। आज इतना तो मैं सिखा ही दूंगा कि आज के बाद गरीबी किसी को तुम पढ़ा सकते हो, है ना। पिछला अगर नेशनल इनकम आपने देखा होगा, मैंने उसको बहुत मन से पढ़ाया था, लेकिन लोगों ने बहुत ही ख़राब रिस्पांस दिया। बोला कि 1-1 घंटे का लेक्चर है। अगर आप 1 घंटे का लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हो तो आपसे क्या मेहनत की मैं उम्मीद करूं, बताओ मुझे। बहुत सारे लोगों ने वैसे देखा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने सारे लोगों ने देखा। मैंने एक चीज़ देखा है, देखो, मैं आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को लेकर मैं कोई भ्रम नहीं पैदा कर रहा हूँ, या तो मैं ना तो आपकी विवेक शक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। मैं बस एक बात बता रहा हूँ, मैंने जो जनरली देखा है अपने अनुभव से। जो बच्चे स्टेट पीसीएस की वीडियो वगैरह तैयारी करते हैं ना, जो सिर्फ स्टेट पीसीएस की करते हैं, बहुत सारे लोग यूपीएससी की भी करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टेट पीसीएस की, वो थोड़ा सा लेंदी वीडियो देखने से बचते हैं। वो फैक्ट वाले वीडियो लेंदी देख लेंगे, 1-1, 2-2 घंटे का लूसेंट लगा लेंगे, 3-3 घंटे का वीडियो, लेकिन वो पढ़ने के लिए 1 घंटे का लेक्चर देखना पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं ये प्रवृत्ति कैसी है। इस प्रवृत्ति को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप जब लेक्चर अटेंड करना शुरू करोगे ना, तो आपको सब्जेक्ट की समझ बनेगी, तो आपको लूसेंट पढ़ने की उतनी ही कम ज़रूरत महसूस होगी। ओके, चलिए इन सब बातों को छोड़कर अपने लेक्चर पर कंसंट्रेट करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव तो पढ़ा होगा ना आज तक आप लोगों ने। रिलेटिव काम आएगा, बहुत ही आसान टर्मों में हम लोग समझते जाएंगे। एब्सोल्यूट गरीबी क्या होती है बंधुओं? ये सब ना, एब्सोल्यूट गरीबी जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? मूल रूप से अगर हम बात करें तो ये अपने देशों वगैरह में पाए जाते हैं। विकासशील, पूछोगे क्यों भाई, ये डायरेक्ट क्या बोल दिया, क्यों विकासशील देश में पाई जाएंगी? इसमें क्या होता है ना, हमने गरीबी का लाइन बना दिया। हमने क्या बोला? गरीबी रेखा बना दिया, BPL, बोला कि इसके नीचे जो भी है वो सब गरीब हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिसका $1.9 एक दिन का इनकम नहीं है, वो आदमी गरीब है। गरीबी का वर्ल्ड बैंक का है, इसको जरूर ध्यान में रखना। लगभग में $2 है, इसको जरूर याद रखना। ओके, आप कितना हो गया आज के अगर समय में बोले तो लगभग में 160 रुपये, 155 रुपये के आसपास है। तो ये क्या होती है? इसको निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं। यानी कि देखो, अपना देश है, जैसे यहाँ पर हमें गरीबी ढूंढना है तो हमने एक क्राइटेरिया बना दिया, बोला कि इसके नीचे जो भी आदमी आएगा वो गरीब होगा। समझ रहे हो ना? इस स्थिति में क्या होती है कि मूल आवश्यकता की भी कमी होती है। यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगा, स्वास्थ्य नहीं सही होगा, हेल्थ नहीं सही होगा, अच्छा भोजन नहीं उपलब्ध हो पाएगा उसको, अच्छा घर नहीं मिल पाएगा उसको। तो ये सब चीज़ें होती हैं किसमें? ये सब होती हैं इसमें, निरपेक्ष गरीबी में। सापेक्ष गरीबी क्या होता है? ये सबसे पहली बात तो कहाँ पर होगा? विकसित देशों में होगा। अब बोलोगे क्या? अगला प्रश्न झट से मन में आ जाना चाहिए, क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो? मान लो आपका गांव है, आपके गांव में हर आदमी की इनकम 5 लाख रुपया पर मंथ है। मैंने क्या बोला? सारे आपके गांव में अमीर लोग रहते हैं।
5 लाख रुपया पर मंथ आपके गांव में हर व्यक्ति का इनकम है। हर कोई 5-5 लाख रुपया पर मंथ कमाता है। इसमें आपके गांव में 100 लोग रहते हैं। 100 में से 90 लोगों का 90% लोगों का इनकम 5 लाख रुपया है। 10% जो बेचारे हैं ये 2 लाख रुपया ही पर मंथ कमाते हैं। इनसे तुलना करो इनकी, क्या ये गरीब हैं? इसी को क्या कहा जाता है बंधुओं? रिलेटिव गरीबी। रिलेटिव गरीबी यानी कि पूरा देश में 90% लोग बिल्कुल अमीर हैं, 10% लोग उनसे थोड़ा सा कम अमीर हैं, तो ये रिलेटिव रूप से गरीब हैं। इसको अब समझोगे तुम आय की असमानता। इसको आय विषमता कहते हैं। क्या कहते हैं? आय विषमता। समझ में आई बात? इसको हम लोग कैसे नापते हैं? निरपेक्ष गरीबी को कैसे नापते हैं? तो डायरेक्ट बीपीएल बना दिया हमने बोला कि इससे निकाल लो इसके नीचे जो है। इसको कैसे नापते हैं? इसी को लिए हमें लॉरेंज वक्र दिया गया है, गिनी गुणांक दिया गया है कि लो भाई इन सब का यूज करो और आय विषमता को नापो, रिलेटिव पॉवर्टी को नापो। हमने बोला ठीक है, नाप लेंगे रिलेटिव पॉवर्टी को भी, है ना। जैसे अपने देश का अगर मैं एक डेटा बताऊं रिलेटिव पॉवर्टी का, तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। फ्रांस की क्रांति पढ़ी है कभी? पढ़ना जाके आज रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ने के बाद, और फिर मास्टर को मैसेज करके बताना कि मैंने क्यों बोला था फ्रांस की क्रांति पढ़ने को। बस क्रांति के कारण पढ़ लेना, 4 पॉइंट होंगे, ढूंढ के भी पढ़ लेना। अपने भारत देश में 1% लोगों के पास अपने देश का 50% आय चला जाता है। अपना देश अगर 100 रुपया कमाता है एक दिन में, तो उसमें से 50 रुपया केवल और केवल 1% लोगों के पास चला जाता है। अपने देश का 75% जो आय है, 75% आय, उस पर लगभग 5% लोगों का कब्जा है। ये अपने देश की विषमता का डेटा मैं कह रहा हूं। आय का 25,000 रुपये पर मंथ कमाने वाला भारत में 10% आबादी का हिस्सा है। भारत का 90% 25,000 पर मंथ से कम कमाता है। अपने देश की असमानता का डेटा है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है गरीबी पढ़ते समय, और वापस आ जाते हैं हम लोग लॉरेंज वक्र पर। ओके बंधुओं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद से हम लोग फिर देखेंगे कि क्रूजनेस कर्व क्या होता है, और फिर लेक्चर आज का ख़त्म हो जाएगा। 27 मिनट हो चुका है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का और लेक्चर है। एक लॉरेंज भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि आय असमानता कैसे नापते हैं। उन्होंने ये आदर्श स्थिति दी, यानी कि ये देश की जनसंख्या है और ये देश का जीडीपी है। यहाँ पर 10 ले लो, यहाँ पर 20 ले लो, यहाँ पर 30 ले लो। आदर्श स्थिति क्या होगी कि 10% लोगों के पास देश का 10% जीडीपी होगा, 20% लोगों के पास देश का 20% जीडीपी होगा। मतलब आय होगा, आय मानना, जीडीपी की जगह आय रख लो। 30% लोगों के पास देश का 30% जीडीपी होगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। उन्होंने बोला कि ये तो एक आदर्श स्थिति है, असल में जो होता है ना, वो देशों की आय ऐसे होती है। यानी कि यहां पर देखो, 1% से भी कम यहां पर क्या है, यहां पर है कि 2% लोगों के पास देश की 5% जीडीपी जा रही है। इसी तरह से यहां पर देखो, है ना, इसी तरह से यहां पर देखो क्या हो रहा है। कम लोगों में, ग्राफ अगर समझ होगा आप लोगों को, कम लोगों के पास देश की अधिक जीडीपी जा रही है, यानी कि आय जा रही है। मूल रूप से आय बोलना है ना। इसी को उन्होंने लॉरेंज वक्र कहा कि ये जो देश है इसमें आय असमानता की स्थिति यही होती है, मूल रूप से यही होती है। किसी भी देश में अगर मैं ये बनाऊं, आइडियल कंडीशन ये है, ये देश की वास्तविक स्थिति होती है किसी भी देश की। ये ए देश मान लो, ये बी देश मान लो, है ना। तो
इन्होंने बोला कि आइडियल कंडीशन से जो देश जितना दूर होंगे उनके यहाँ असमानता उतनी ही अधिक होती है। समझ में आ गई बात। यही एक लॉरेंज वक्र आपके एग्जाम में क्या पूछता है, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में क्या पूछता है कि हाँ भाई ये बताओ लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है, तो आय असमानता से संबंधित है लॉरेंज वक्र, इतना आप लोग बता के आ जाना। ये बात समझ में आ गई। यानी कि आइडियल कंडीशन से जिस देश का वक्र जितना ज़्यादा दूर होगा वो देश उतना ही ज़्यादा आय असमानता से पीड़ित होगा। अब आ गए गिनी गुणांक भाई साहब। उन्होंने क्या बोला कि लॉरेंज साहब ने तो आधा काम कर दिया है, मैं आधा काम करूंगा, मैं ये बताऊंगा कि आय असमानता निकालते कैसे हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है, यह एक आदर्श स्थिति है, ये एक दूसरी स्थिति है, एक देश ए की, ओके, ये एरिया है एक बी, है ना। इन्होंने क्या बोला कि हमें अगर वैल्यू निकालना होगा ना गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो ए बट्टा ए प्लस बी कर लो। एरिया तीनों का है, ए का एरिया बटा ए प्लस बी का एरिया, इससे क्या निकल आएगा, इससे गिनी गुणांक निकल आएगा। समझ रहे हो ना बात। और इन्होंने क्या बोला कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी हमेशा। और गिनी गुणांक की खासियत क्या होती है कि जिसका मान, जिस देश के लिए मान अधिक होगा वहाँ पर असमानता उतना ही अधिक होगा। समझ रहे हो ना। जिस देश का गिनी गुणांक का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा वहाँ पर असमानता उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। भारत की आय असमानता गिनी गुणांक 2013-14 में 0.32% थी, परसेंट नहीं होता है, 32 थी। 2017-18 में डेटा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ 0.45 थी गिनी कोफिशिएंट। आप मुझे बताओ आय असमानता बढ़ी है कि घटी है। तो मैंने अभी बताया कि आय असमानता अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो यानी कि आय असमानता आपके यहाँ ज़्यादा है, आपके यहाँ असमानता अधिक है। बात समझ में आ गई। गिनी गुणांक समझ में आ गया। लॉरेंज वक्र मैंने समझा दिया कि इन्होंने जीडीपी और जनसंख्या के बीच में एक आइडियल कंडीशन खींचा, फिर उन्होंने एक टेढ़ा मेढ़ा वक्र खींचा, बोला कि ये आइडियल का है और ये वास्तविक स्थिति होती है किसी भी देश की। ओके, अब एक लॉरेंज भाई साहब आ गए, उन्होंने बोला कि मैं भी कर्व दूंगा, सब लोग कर्व दे रहे हैं मैं भी कर्व दूंगा। लॉरेंज का कर्व बहुत ही आसान है। क्या है लॉरेंज का वक्र, मैं एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और लॉरेंज का कर्व ना उसके लिए भी होता है, पर्यावरण के लिए भी होता है। इन्होंने क्या बोला कि इनकम पर कैपिटा, पर पर्सन इनकम की बात कर रहा है बंधु, आय की विषमता, इन दोनों के बीच में इन्होंने कर्व खींचा। इन्होंने क्या बोला कि पहले जब देश विकासशील होता है तो आय विषमता बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो विकसित होने लग जाता है ना तो आय विषमता कम हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ तक आय विषमता बहुत ज़्यादा होगी, उसके बाद आय में समानता आनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो ना। बहुत ही आसान था, एक बार में समझ में आ गया होगा। इन्होंने बोला देश की जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगी उसके वैसे वैसे आय की असमानता बढ़ेगी, लेकिन देश की जीडीपी जैसे जैसे और आगे जाकर बढ़ती जाएगी तो जो है वो आय असमानता कम होने लग जाती है। समझ रहे हो ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। यानी कि विकासशील देश जब विकसित होना शुरू होते हैं तो पहले तो उस देश में आय असमानता खूब बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जाके आय असमानता खत्म हो जाएगी। इसी तरह से इन्होंने पर्यावरण के लिए भी कुछ ने साहब ने कर्व दिया। इन्होंने बोला कि जीडीपी जैसे जैसे बढ़ती है पर्यावरण का ह्रास पहले तो बढ़ेगा, फिर जाके पर्यावरण का ह्रास एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इन्होंने पर्यावरण के लिए भी यही बोला था। समझ में आ गई बात। क्रूजनेस कर्व भी समझा दिया मैंने, लॉरेंज वक्र भी समझा दिया, गिनी गुणांक भी समझा दिया। गिनी निकालने का यही होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए बटा एरिया ऑफ ए प्लस बी, है ना। इससे क्या निकल आएगा, इससे गिनी गुणांक हमारा निकल आएगा। उसके बाद लॉरेंज वक्र भी मैंने समझाया है। गरीबी क्या होती है मैंने ये भी समझाया है। निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, ये सब समझा दिया, सारी समितियाँ बता दी हैं आपको। इसका मैं PDF आपको थोड़ा सा दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, कुछ दिनों बाद मैं दे दूंगा। बस आप लोग मुझे रिमाइंडर डाल देना एक टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं वहाँ पर दे दूंगा। अब गरीबी को दूर कैसे करते हैं, कोई मुझे ये बताएगा गरीबी को दूर कैसे किया जाता है। आप लोगों को पता होगा, ज़रूर बताना, आपके एग्जामिनेशन में सीधा सीधा पूछता है। लास्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। गरीबी दूर करने के उपाय, इतना जो हमने संकट गिनाया है, हम तो प्रशासक बनने वाले हैं ना, गरीबी दूर करने के उपाय नहीं बताओगे क्या? उपाय बताओ क्या?
शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए देश की, स्वास्थ्य का ढांचा अच्छा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, है ना, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उसके बाद से क्या होगा, नीतियां होनी चाहिए। और क्या बोलेंगे, अगर सरकारी फैक्ट पर जाए तो नीति आयोग जो है इसने 2017 में एक प्लान बनाया था, जिसके तहत इन्होंने बोला कि 2032 तक हम गरीबी दूर कर देंगे। इस प्लान को भी पढ़ सकते हो आप। और हर साल जो सरकारी योजनाएं आती हैं ना बंधुओं, आपको उनको पढ़ के जाना चाहिए और अपने एग्जाम में योजनाओं को लिख के आना। मेंस के लिए मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपसे मेंस में पूछेगा और आपको इसको खुद से रचनात्मक एक होना चाहिए। आपके आंसर लिखने की कैपेबिलिटी होगी तो आप इसको खुद से लिख सकते हो, गरीबी कैसे भगाते हैं। तो आप लोगों का काम ये है, होमवर्क, कि आप मुझे बताओगे कि 2022 ईस्वी में आपको ये बताना है कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं और गरीबी को भगाने के उपाय क्या क्या हैं। आपको ये लिखकर मुझे टेलीग्राम पर भेजना है, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप भेज सकते हो। ओके, आपका होमवर्क यही हुआ कि हमारे जो गरीबी हैं अभी भी हमारे देश में है, उसका क्या कारण है और उसको भगाने के उपाय क्या क्या हैं। आपको बस ये लिख के मुझे भेजना है। आज का लेक्चर यहीं तक था। थोड़ा मैंने शॉर्ट में जल्दीबाजी में पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि 36 मिनट का ही लेक्चर तब भी हो गया। इससे शॉर्ट में नहीं कर सकता, समझना आप लोग। इससे शॉर्ट में करूँगा तो आप ही के साथ मैं बेईमानी कर दूँगा। ओके, वीडियो जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।